Hello everyone. Today in this video I will talk about electric flux and Gauss law. So what is electric flux? Electric flux through any surface placed in an electric field is defined as the total number of electric lines of force passing through the surface normally. Means कि अगर कोई surface इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मीन्स कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया पास हो रही है, ठीक है। और वो जो हम एरिया ले रहे हैं पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली मीन्स कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर बनेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो कितनी उस वेक्टर के अलावा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, राइट। अब इस फिगर में अगर आप देखो तो इस फिगर में आप देख सकते हो ये सरफेस ऐसे टिल्टेड है, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा सरफेस का वो ये बनाया हुआ ए से, ठीक है, जो कि लिखा है दिस इज परपेंडिकुलर टू एरिया। इस एरिया के ये एरिया जो ये वाला एरिया है, ठीक है, इस एरिया के परपेंडिकुलर बना रखा है ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई के अलाउंग। सो जो ये एंगल बना रहा है ई और जो ये एरिया वेक्टर वो है हमारा ये थीटा, ठीक है। तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया वेक्टर से के जो पैरेलल जो पास हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए हमें इसका ये जो एंगल है ये कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये सरफेस ऐसे टिल्ट होने के बजाय ऐसे सीधा होता, ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होता वो इस डायरेक्शन में होता ए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ए, ठीक है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। इस केस में क्या होना था कि एंगल दोनों के बीच का जो है वो दोनों पैरेलल है ना वेक्टर, तो एंगल भी ज़ीरो हो जाता। तो इस केस में जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता, E इंटू ए के इक्वल होता, राइट। और जब फ्लक्स ये इस केस में जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम पास होगा, ठीक है। जब जो हमारे जो ये दोनों वेक्टर हैं मतलब ये पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो जो ये फ्लक्स है बेसिकली क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हम इसमें हम नंबर निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं थ्रू द सरफेस नॉर्मली। So we are talking about number here. We are not talking about direction of the field or direction of the flux. So flux is a scalar quantity. It's important कि आप कई बच्चों को confusion होती है इस चीज़ में कि क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बट हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, दोनों वेक्टर्स हैं बट फ्लक्स इज़ नॉट अ वेक्टर, राइट। Now if electric field E is uniform then the electric flux crossing through an area is given by this. अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करके ई ए कॉस थीटा को यूज़ करिए। ई ए कॉस थीटा में जो ई है जो फील्ड जो उसकी वैल्यू डालो, उसकी ए की वैल्यू डालो और फ्लक्स निकाल दो, तब तो ये फॉर्मूला आपका चलेगा, ठीक है। बट अगर आपकी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको उस पर्टिकुलर सरफेस में जो फील्ड दे रखी होगी अलग अलग जगह पे अलग अलग फील्ड होगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग जो फ्लक्स होगा वो निकलेगा। तो आप वो इस तरीके से नहीं निकाल सकते, जो टोटल फ्लक्स है अलग अलग निकाल के सबको ऐड करना पड़ेगा। यू कांट राइट इन दिस फॉर्म, ओके। इन जनरल अगर फील्ड यूनिफॉर्म है सो अगर मैं छोटे एरिया के लिए छोटे पार्ट के लिए लिखती हूँ तो वही मेरा अगर पूरा कोई ऐसे बॉक्स बना होगा जहाँ फील्ड पूरी यूनिफॉर्म है तो उसके लिए इन जनरल मैं ऐसे लिख सकती हूँ इंटीग्रल ई डॉट डी एस, जो मतलब इस पर्टिकुलर एक पार्ट के लिए आ रहा है फ्लक्स, वही उसी से मैं उसको इंटीग्रल कर दूँगी तो मेरा जो पूरा सरफेस है जो
उसके इंटीग्रेशन करके मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा उस पूरे सरफेस का, राइट। और फ्लक्स के यूनिट्स क्या होते हैं एसआई में? वोल्ट मीटर। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है दैट इज़ E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, ये आपको पता होगा। सो इसको आप लिख सकते हो V बाई आर, E को, और जो ये डी एस है दिस इज एरिया। एरिया के क्या यूनिट्स होते हैं? आर स्क्वायर में आता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास वोल्ट मीटर आ गया इसका एसआई यूनिट। और जो ये वाला यूनिट है ये कैसे आएगा? ये आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसको आप लिखते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यहाँ पे है एरिया जिसको आप लिखते हैं मीटर स्क्वायर में। सो ये हो गया फोर्स न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। वी कैन राइट इट एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो इस तरीके से ऐसा यूनिट्स आते हैं। और देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो डिपेंडिंग अपॉन द थीटा। एक तो मैंने बताया ही, जैसे इस केस में था थीटा ज़ीरो है, तो इस केस में क्या हो रहा है? थीटा ज़ीरो जो है हम जो ले रहे हैं, हम ध्यान रखना ये जो एरिया वेक्टर के जो नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर के नॉर्मल जो वेक्टर होगा, जो सरफेस के जो नॉर्मल होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, उन दोनों के बीच में हमने एंगल देखना है। तो उन दोनों के बीच में अगर एंगल ज़ीरो आ रहा है, दैट मीन्स अगर ये वाला केस है तो फ्लक्स हमारे पास पॉजिटिव आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। अगर जो हमारा सरफेस है, सरफेस जो है और ये सरफेस है मान लो, और इसका जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है, इन दोनों के ऑपोजिट है, मतलब थीटा अगर 180 है तो अगर cos 180 यहाँ पुट करोगे तो कोई माइनस आएगा, तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा अगर थीटा की वैल्यू ये है। और फ्लक्स ज़ीरो कब होगा? जब दोनों की जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, राइट। तो फ्लक्स जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लक्स इज independent of the shape of surface, because it doesn't depend on the shape, because we are talking about the area of that surface irrespective of the shape of the surface, because we have to take the normal vector of that surface, ठीक है। हमें सिर्फ जो सरफेस है उसका जो नॉर्मल वेक्टर है एरिया का, सिर्फ हमें उससे मतलब है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है और उन दोनों के बीच के एंगल से मतलब है, हमें उसके शेप से कोई मतलब नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप वी हैव टू टेक द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस, राइट। ओके, देन गॉसेस लॉ। It states that total electric field flux through any closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. So total जो flux है, जो हम अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो उसको सबस्क्रिप्ट E से लिखते हैं, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो M से लिखेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो मैं फाई E से लिखूँगी। तो इट इज़ इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड, ये चार्ज इंक्लोज्ड की बात कर रहे हैं बाय द सरफेस। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरे पास कोई ऐसा सरफेस है जिस सरफेस में मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक डायपोल पड़ा है, राइट। मेरे पास एक डायपोल क्या होता है? पेयर ऑफ चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ये होता है ना डायपोल। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द फ्लक्स ऑफ द सरफेस विच इज़ इंक्लोज बाय अ डायपोल, सो इस केस में जो फ्लक्स होगा दैट विल बी 1 बाय एप्सिलॉन टाइम क्यू इंक्लोज्ड। और इसमें चार्ज इंक्लोज अब जब निकालोगे तो चार्ज इंक्लोज में देखोगे कि जो भी चार्जेस हैं टोटल उनका आपने ऐड करना है, ठीक है। अब इस केस में डायपोल में क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। सो टोटल चार्ज ज़ीरो आएगा। सो इस केस में जो टोटल फ्लक्स होगा, डायपोल अगर हमारे सरफेस में है तो फ्लक्स भी ज़ीरो होगा। सो चार्ज इंक्लोज है मतलब कि उस सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन सबको ऐड करके हमें टोटल चार्ज इंक्लोज निकालना होता है। और ये जो क्लोज सरफेस होता है इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, लाइक
if Q is the total charge enclosed by a Gaussian surface, then electric flux due to it is given by, let's suppose कि Q जो है वो चार्ज टोटल है जो इंक्लोज हो रहा है बाय द गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स आई हैव टोल्ड कि फ्लक्स जो मैंने पीछे भी बताया था, फ्लक्स क्या है? E डॉट ds, राइट। और इन जर्नल मैंने बताया था कि उसको इंटीग्रल कर देते हैं। अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि E डॉट एन कैप डी एस। अब यहाँ पे ये एन कैप डी एस क्यों लिखा है? क्योंकि जो ये डी एस है ये हमारा ये जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके सरफेस के जो नॉर्मल जो वेक्टर है वो एन कैप से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो होगी इसकी डायरेक्शन के लिए, वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और ये डी एस जो है ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे E डॉट डी एस की जगह पे ऐसे लिख दिया। क्लियर है? देन वी हैव रिटन हेयर जो ये गॉस लॉ की डेफिनेशन है, विच इज़ 1/ε0 टाइम द चार्ज इंक्लोज्ड, और हेयर द चार्ज इंक्लोज्ड इज टोटल चार्ज इंक्लोज्ड हेयर इज Q, so we have written here Q/ε0, so phi E becomes Q/ε0. This is the Gauss's law. It's very important. Now let's see the proof of Gauss law. Consider a point charge plus Q at any point O. यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट हमारा O है जहाँ पे एक चार्ज Q पड़ा है, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस S. ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो बनाया हुआ ब्लू सा कलर में, इस सरफेस को हमने S बता दिया। लेट P बी अ पॉइंट ऑन द सरफेस। यहाँ पे मैंने मान लिया कि कोई पॉइंट P है सरफेस पे, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ R. ये जो डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस R फ्रॉम O, राइट। कंसिडर अ स्मॉल एरिया ds अराउंड P. यहाँ P के पास मैंने एक एरिया कंसिडर कर लिया, ये वाला जिसको मैंने ds से रिप्रेजेंट किया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज गिवन बाय, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय Q/4πε0 r² एंड r वेक्टर, बिकॉज इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इसके जो इसके डिस्टेंस के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो r कैप है, इसकी जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये होगी वैल्यू, ओके। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स अगर आप कोई छोटे एरिया का निकाल रहे हो फ्लक्स, तो वो d फाई क्या होगा? E डॉट एन कैप डी एस मैंने बताया था, क्योंकि E डॉट डी एस होता है, जिसको यहाँ पे ये E डॉट एन कैप डी एस लिख रहे हैं, ठीक है। सो d phi E is equal to E dot n cap ds, and E can be written as Q/4πε0 r² r cap, and here n cap ds. ये जो दोनों यूनिट वेक्टर हैं ये अब प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहे हैं, और यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं इनका प्रोडक्ट मतलब जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो इनकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू वो तो 1 आएगी। और अगर आप साथ में देखोगे कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूँ, ये RN cos थीटा ऐसे बनेगा, ये तो वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। सो इट विल बी ds cos थीटा, ओके। नाउ टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, राइट। d फाई का अगर हम इंटीग्रल कर देंगे, सो इट फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, where d phi is equal to Q/4πε0 r² ds cos theta. Now in the next point ds cos theta by r² एक साइड लिख दिया और इसको अलग कर दिया। फिर अब आपको पता है ये जो वैल्यू है ये Q/4πε0 ये कांस्टेंट है, इनको हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ds cos theta by r². Here it comes the concept of solid angle. सॉलिड एंगल क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया विच इज सबटेंडेड एट अ पॉइंट टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस,
square of the distance of the point square of the distance of that point from the center of that point from the center, right? सो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि एरिया सबटेंडेड की जो रेशियो है एक पॉइंट पे, जो यहाँ पे जो ये एरिया बना रहा है, दिस इज डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा, जो एक पॉइंट पे ये एरिया बना रहा है ये, क्योंकि अब ये देखो ये प्रॉपर एक स्फीयर तो है नहीं, तो हम उसको डी एस नहीं ले सकते, तो हमने एक पार्ट लिया हुआ है, तो वो जो एंगल है नॉर्मल के साथ बना रहा है वो एंगल हमें कंसिडर करना होगा थीटा। सो ये जो हमारा एरिया होगा इट विल बी डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, बिकॉज सॉलिड एंगल क्या होता है, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, जो उसका सेंटर से डिस्टेंस है वो आर है, तो उसका जो स्क्वायर कर देंगे वो आएगा। सो ये जो सॉलिड एंगल है दिस इज इन दिस केस डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, राइट, विच इज नोन एज डी ओमेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्म। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसी परफेक्ट स्फीयर वाली कोई सरफेस है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे ये पी पे मैं अगर कुछ कंसीडर करूँ, यहाँ पे ये सरफेस मेरा डी एस होगा, ठीक है, और ये मेरा सेंटर से डिस्टेंस आर है, तो इस केस में जो मेरा सॉलिड एंगल होगा दैट विल बी डी एस बाय आर स्क्वायर, राइट। बट यहाँ पे वहाँ पर परफेक्ट स्फीयर नहीं था, यहाँ पे वो पर्टिकुलर एंगल पे था, तो उसका हमने नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमने कंसिडर करके लिखा डी एस कॉस थीटा, राइट। और देखो स्फीयर के केस में अगर मुझे इसकी डी ओमेगा का इंटीग्रल या फुल एंगल बताना हो तो वो क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा, और डी एस का इंटीग्रल मीन्स कि ये जो स्फीयर का इंटीग्रल, मतलब कि जो सरफेस की वैल्यू है स्फीयर की वो है 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 पाई, मीन्स कि इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा इन केस ऑफ अ परफेक्ट स्फीयर लाइक सरफेस इज 4 पाई। बट अगर मेरे पास इस केस में अब देख रहे हो कि मेरे पास कोई परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे भी जो ये इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा है उसकी वैल्यू यहाँ पे 4 पाई ही लिखी है। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एनालॉजी करके बताती हूँ कि एक मान लेते हैं कोई हमारे पास सेमी सर्कल है, ठीक है, मुझे उसका बताना है कि ये कितना बना रहा है एंगल, इस पॉइंट पे बना रहा है, इस पॉइंट के हिसाब से देखा, अलग अलग पॉइंट्स का मैंने ले लिया, ठीक है, और उसको मैंने फिर अगर मैं ऐसे ऐड करूँगी तो मेरे पास जो एंगल आएगा वो पाई आएगा, ठीक है, सेमी सर्कल के लिए। वहीं अगर मेरे पास कोई इस तरह का कोई सरफेस होगा और मुझे इस केस में निकालना होगा तो मैं क्या करूँगी, तो भी मैं ऐसे ही करूँगी ना कि मतलब डिवाइड करूँगी उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में, और आ जाके इसका भी एरिया तो आएगा तो पाई ही, राइट। तो अगर मेरे पास कोई परफेक्ट स्फीयर है या मेरे पास कोई ऐसा सरफेस है विच इज़ लाइक स्फीयर, मतलब कोई क्लोज सरफेस है अगर मेरे पास, तो भी उसका जो एंगल होगा दैट विल बी इंटीग्रल जो डी ओमेगा होगा वो 4 पाई ही आएगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हेयर इंटीग्रल 4 पाई, राइट। और यहीं से आप निकाल सकते हैं कि जो फाई ई है दिस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज 4 पाई और 4 पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, हेंस द गॉस लॉ इज प्रूव्ड। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ जो है दिस इज बेसिकली डेल डॉट ई is equal to rho by epsilon naught, which is one of the Maxwell's equation, right? और ये इसका प्रूफ कैसे है वो मैं बताती हूँ। Consider a charge plus Q distributed in a volume V enclosed by a closed surface S, right? Let the volume charge density rho. Rho is a volume charge density, means charge per unit volume। हमने कोई चार्ज ले लिया किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एंक्लोज है वो, इस वॉल्यूम में चार्ज एंक्लोज है,
ठीक है, विच इज क्लोज बाय सरफेस S. देयरफॉर चार्ज इनसाइड अ स्मॉल वॉल्यूम dv क्या होगा, जो रो है वो चार्ज बाय वॉल्यूम है, राइट. सो चार्ज विल बी रो इनटू वॉल्यूम, सो इट विल बी रो इनटू वॉल्यूम, dq is rho dv, right. So charge inside the whole volume will be dq इंटीग्रल कर देंगे तो जो चार्ज इनसाइड द होल वॉल्यूम है वो आ जाएगा. इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो dv विच विल बी इक्वल टू दिस थिंग. ओके, नाउ द गॉस लॉ इज कि फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds, right, and it is equal to 1 by epsilon naught time the charge enclosed in the surface, which is in this case equal to q, and here q we have written in the form of rho dv, right. जो ये वैल्यू थी रो q की वो हमने यहाँ पे पुट कर दी. ओके, सो वी इक्वेशन बिकम्स इंटीग्रल E dot n cap ds is equal to 1 by epsilon naught time integral rho dv. Now whenever we have one side surface integral and another side we have volume integral, so we use Gauss divergence theorem. Gauss divergence theorem will make this E dot n cap to del dot E. Using Gauss divergence theorem we can convert the surface integral into volume integral, right. So here you can see we had one side we had the surface integral and another side I had volume integral. So I used Gauss divergence theorem in left side so as to convert this surface integral into the volume integral, and this is because vector जो भी वेक्टर होगा उसका हम डेल डॉट ई dv करते हैं. ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है. नाउ देन वी विल कंपेयर दी बोथ क्वांटिटीज. दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल वाली क्वांटिटीज आ गई, ठीक है. सो इट विल बी इंटीग्रल डेल डॉट ई dv इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम इंटीग्रल रो dv, एंड इट विल बी इक्वल टू, इसको हम इधर माइनस कर देंगे, इधर ले आएंगे, dv इज इक्वल टू 0, राइट. Then for any arbitrary volume we know dv will be non-zero, so ये ज़ीरो हो सकता है. so इसकी वैल्यू हम लिख देंगे डेल डॉट ई माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम इज इक्वल टू 0. डेल डॉट ई माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम इज इक्वल टू 0. so here it becomes del dot e is equal to rho by epsilon naught. This is the differential form of the Gauss law. Okay, I hope it's clear. If you are facing any doubts or any query, you can put it in the comment section. So that's all for today. Thank you and have a nice day.